15.1 प्रस्तावना। इस इकाई के शीर्षक में प्रयुक्त व्यवसाय और पर्यावरण शब्द को हरित व ग्रीन बिजनेस के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है। हरित व्यवसाय निष्कल प्रक्रियाओं, अनुत्तरगामी प्रौद्योगिकी, इरेस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी और समाज में उपभोगवाद, कंज्यूमरिज्म की वृद्धि की प्रतिक्रिया है। इसका अध्ययन क्यों किया जाए? इसका कारण यह विश्वास है कि विकल्पों के अभाव को उजागर करना है तथा हरित व्यवसाय के स्थायी लाभ को स्थापित करना है। आधुनिक व्यवसाय हरित व्यवसाय है और ऊर्जा की तीव्रता वाले व्यवसाय अप्रचलित ही रहे हैं। यह इकाई इस प्रकार के बस के बारे में पर्याप्त कारस्त्र और तथ्य तथा भूमंडलीकरण के आधुनिक विश्व में इस व्यवसाय के विशाल बसाहार के बारे में अज्ञात सूचनाएं प्रदान करेगी। पर्यावरण पोषक प्रौद्योगिकी और पर्यावरण मानकों का पालन केवल पसंद का ही विषय नहीं है, अपितु बाजार में बने रहने का भी विषय है। इन बटा फिद्धांजे संवेदनहीन कंपनी को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। 1972 में क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट लिमिटेड टू ग्रो प्रकाशित होने से औद्योगिक क्षेत्र अचानक पर्यावरण संबंधी संसाधनों के अपने असावधान और गहन और स्थानीय और वैश्विक उपयोग के प्रति खात्मक होने लगा। लगभग एक दशक से औद्योगिक समूह पर्यावरणविदों पर उन्नति विरोधी या निर्धन विरोधी के रूप में निरंतर बदनाम करने, फटकारने और आरोप लगाने का कार्य कर रहा था, क्योंकि वे उद्योग और सामग्री को चन्नादय बनाना चाहते थे। कई बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण यह कार्य काफी समय तक नहीं चल सका। इन दुर्घटनाओं से न केवल लीगी के जीवन को खतरा हो गया, अपितु उद्योगों को भी भारी क्षति हुई। इन नई चुनौतियों ने पूरे विश्व में देश के कानूनों में विनियमन परिवर्तन किए और उद्योगों से सरकारी विनियमों का पालन करने की आशा की जाने लगी। नए हरित प्रतिस्पर्धी लोगों ने बाजार में प्रवेश किया, जिससे पारंपरिक उद्योगों को बाजार की हिस्सेदारी छीनने की आशंका उत्पन्न होने लगी। इस मोड़ पर प्रारंभिक उत्पादन प्रणालियों उपयोग करने वाले उद्योगों ने अनुभव किया कि नया निवेश करने का निर्णय करना या आरंभिक स्तर पर पुनः फिटिंग करना पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं को मानने की तुलना में कहीं अधिक व्यवहारिक था। राष्ट्रीय विरासत और श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी विषयों ने परिवर्तन अनुकूल उत्पादन प्रणालियों की मांग में वृद्धि की, जिसमें निश्चित रूप से देश में विशेष प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने की क्षमता है। 1,96,580 के दशक तक कई देश पर्याप्त व्यापक औद्योगिक आधार के साथ पर्यावरण संबंधी विनियमों में और अधिक कठोर हो गए। इस प्रकार जो उद्योग एक स्वच्छ और हरित व्यवसाय के लिए आवश्यक संशोधन करने में सक्षम हुए, उनके लिए कई क्षेत्रों में उन्नति के पीपा अवसर उपलब्ध हुए, जिससे व्यवसाय अधिक बहुआयामी, आधुनिक और इस प्रकार अधिक स्थायी हो गया। भौतिकीकरण ने हरित और स्वच्छ उत्पादों के लिए विशाल बाजार में व्यवसाय फैलाने की अनिवार्य आवश्यकता का मार्ग खोल दिया, लेकिन जब तक इस प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए समाज के सभी वर्गों जैसे नियोजन, सरकार, तकनीक कक्षों और श्रमिकों के बीच खुली वार्ता नहीं होगी तथा और सूचना के अभाव में उद्योग इन व्यावसायिक चुनौतियों को अवसरों में नहीं बदल सकते। 1990 में 7वें सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मान में पर्यावरणीय शिक्षा में शामिल सभी पक्षी को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ठोस नीतियों बनाने के लिए राधों का आह्वान किया गया। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप व्यवसाय में पर्यावरणीय नियमों को अपनाने के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सफल उत्थान कार्यनीतियों को अपनाने के लाभ और स्थायित्व के बारे में समझ सकेंगे। व्यावसायिक चुनौतियों को उन्नति अवसरों में कैसे बदला जा सकता है, इसके बारे में समझ सकेंगे और इसका उद्देश्य उन प्रबंधकों की पर्यावरणीय जागरूकता में वृद्धि करना है जो अभी तक पर्यावरण संबंधी चर्चा का सामना करते हैं और कमानी को दीर्घकाल तक जीवित रखने की अपेक्षा त्रैमासिक लाभ अर्जित करने में व्यस्त रहते हैं और प्रौद्योगिकी के लिए मावी मार्ग की योजना बना। 15.2 हरित व्यवसाय पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए चंद अर्जित करने के बारे में है। यह उन लोगों की आशंकाओं को दरकिनार करता है जो पर्यावरण को आगे न बढ़ने वाला घटक मानते हैं या प्राकृतिक संसाधनों का लापरवाही और उपेक्षित ढंग से उपयोग करते हैं। इसलिए इसे अधिक दायित्वपूर्ण व्यवसाय कहा जा सकता है और मानव एवं श्रमिक अधिकारों तथा इस पृथ्वी पर उन स्थानों के प्राकृतिक निवासी आदिवासियों और जनजातियों के अधिकारों की भी बढ़ती मांग के कारण इसकी आवश्यकता काफी अधिक बढ़ गई थी। इनका शक्तिशाली और बड़ी व्यावसायिक कंपनियों द्वारा बड़ी निर्देशतापूर्वक शोषण किया गया था। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत, अर्जेंटीना, बल मलेशिया और इकोनेशिया के धर्म वर्षा वाले जंगलों का दोहन किया। भारत में अपने गृह क्षेत्र में और लौट गए। इनमें से अधिकतर क्षेत्रों में खनिजों और आई भूमि का प्राकृतिक बजाना था, जो व्यवसायों को प्रदत्त अनुत्तरदायी और अनियंत्रित अधिकारों के कारण हमेशा के लिए समाप्त हो गया। यह कार्य लाम के लालची व्यवसायों में आल्यकालीन ऋण चुकाने के लिए निर्धन देशों द्वारा नकद धन कमाने के लिए किया गया। पर्यावरणीय नियंत्रणों के अभाव में श्रमिक राधों, लोगों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में पर्यावरण के संदर्भ में संवेदनहीनता से बड़े संकट और दुर्घटनाएं हुई है, जैसे सेव्स, एक्सीन वोल्टेज, BA वाल्देउस, भोपाल और चेरनोबिल की दुर्घटनाएं। अक्टूबर 1007 में कांस में अमोनियम नाइट्रेट से हुए अग्निकांड के कारण राजाग मूल निवासियों को विस्थापित होना पड़ा था।
इटली में मीथेन गैस अग्निकांड और श्रीराम फर्टिलाइजर फैक्ट्री दिल्ली में अमोनियम अग्निकांड में अनेकों की मौत हुई थी। बुल्गारिया में विनायल बल्दोवाइल विस एक्सप्लोजन के परिणाम अनेक लोगों की मृत्यु हुई और लोग अपंग हो गए। फिलीपींस की एक आतिशबाजी कंपनी फायरवर्क्स कंपनी में रासायनिक मार्गरेह केमिकल स्टोरेजेस में विस्फोटों से कई लोगों की मृत्यु हो गई। यहां तक कि विकसित देश भी पर्यावरणीय मानकों की मरवाड़ी से बच नहीं तक है, क्या कि 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कनीरीन के रिसाव से बड़ी पासक दुर्घटना हुई और अनेक लाभ इसमें बॉक्सर पव एनवायरमेंट नेक्सस गोइस बियॉन्ड इनकम पॉवर्टी एनवायरमेंट नेका गोइंग बियॉन्ड इनकम योत मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय ह्यूमन डेवलपमेंट रायपुर ऑफिस। प्रायः निर्धनता और पर्यावरण अति के बीच की चर्चाओं में निर्धन लोगों को पर्यावरण रामबंधी व्यवहार का एकमात्र कारण निर्धनता को माना गया है, लेकिन ऐसे व्यवहार के कई और कारण भी होते हैं। कुछ की निर्धनता या अगिरी तथा अन्य आमदनी या निर्धनता पर निर्भर होते हैं। स्वामित्व ओनरशिप अनेक प्राकृतिक संसाधन जैरी निम्नीकृत बरागाह नदियों झील और जंगल आदि निजी नहीं अपितु साझी संपत्ति होती है, लेकिन अधिकारों की उचित व्याख्या नहीं है, क्योंकि ये स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली में मूल रूप से परिभाषित किए गए हैं, जो अधिक समय तक स्थायी नहीं है। संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस सामी संपत्तियों का प्रबंध करने वाली संस्थाएं बहुत कम है, जिन्हें सभी स्वामियों की सर्वसम्मति मिली हो और जो उनका उपयोग नियंत्रित कर सके। कमी प्रभावी रही स्वदेशी संस्थाएं अब समाधि चुकी है। जोखिम और अनिश्चितता रिस्क एंड अनसर्टेनिटी लोगों के निर्णय जोखिम और अनिश्चितताओं के साथ उनके निपटने के तरीके से प्रभावित होते हैं। पारिस्थितिकी रूप से कमजोर पारिस्थितिकी प्रणालियों में लोगों में लाभ को अधिकतम करने की अपेक्षा जोखिम न्यूनतम करने की प्रकृति होती है, चाहे वे निर्धन हो या न हो। समय टाइम ईंधन की लकड़ी और जल लाना पहले से अत्यधिक कार्यभार है, जिसे महिलाओं द्वारा ही किया जाता है और इन कार्यों के लिए समय सीमित होता है। इस प्रकार काशा ईंधन के स्रोत का दोहन महिलाओं की निर्धन स्थिति की अपेक्षा जन के पास उपलब्ध समय से संबंधित होता है। इसके दिरंगीय आयाम तो है, लेकिन आवश्यक नहीं कि यह आमदनी का ही आयाम हो। श्रोता मानत्र विकास रिपोर्ट कार्यालय। कुछ अन्य भयानक दुर्घटनाओं में शामिल एक दुर्घटना भारत में 1964 में भोपाल की निभाइल बाइसोसाइनेट मेथिल आइसोसाइनेटर के निसास की है, जिससे 4000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 2 लाख लोग घायल और अपंग हो गए। लगभग इसी समय मैक्सिको शहर के एक उद्योग में तरल पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG में विस्फोट हुआ। विश्व में 650 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। संवतो सेवोसो इटली ने एक दोषपूर्ण प्रक्रिया से रासायनिक डीविक्सिन केमिकल डाइऑक्सिन के रिसाव से अनेक लोग मारे गए और प्रति क्षेत्र से अचानक 2,20,000 लोगों को दिल्यापित होना पड़ा था। पेस में साइनाइड से युक्त 20,000 टन खनन किया गया तथा अपशिष्ट 2009 में कोई नहीं पकॉय रिवर में बहा दिया गया था। पर्यावरण संबंधी मानकों के अभाव में नदियों और जमीनी में अवैध रूप से अपशिष्ट फेंकने और गैर जिम्मेदारी से बहा देने से एशियाई नदियों में औद्योगिक देशी के बराबर औसत 20 गुना सीसा है। इससे न वधनी पालन और नौवहन ही प्रमाणित हुआ है, अपितु लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है कि प्रत्यक्ष रूप से इस जल पर आश्रित रहते हैं। यद्यपि उन मामलों में प्रकृति और घटित होने में भिन्नता कमती है, तो भी वे औद्योगिक प्रक्रियाओं और उत्पादन तकनीकों के पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बारे में कुछ बुनियादी प्रश्न सताते हैं। इनका निम्नलिखित प्रकार से सारांश दिया जा सकता है। ये सभी नियंत्रण से बाहर घटनाएं थी, जैसे आग, रसायनों और विषैले पदार्थों का निषेध। प्राणियों की व्यापक बाती हुई। सबसे पहले कारखाने के अंदर कार्य करने वाले अनेक प्रभावित हुए। प्रयुक्त औद्योगिक तकनीकें जैसे रक्षणों का उपयोग, विज्वलनीय पदार्थ या विकले रसायनों का मंडारण एवं उपयोग करने वाली तकनीकें पुरानी थी और सरकारों द्वारा जन पर उपयुक्त कदर नहीं रखी जा रही थी। कारखाने या धनी आबादी वाले क्षेत्रों में थे या ऐसे क्षेत्रों में स्थित थे जहां से दुर्घटनाओं आपदाओं का क्रमिक सिलसिला घटित हुए। जोखिम नियंत्रण प्रणालियों कमजोर थीं और तैयारी के साथ नहीं थीं। धन और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। इस प्रकार 1980 के दशक में पूरे विश्व में राज्य सरकारें हरित व्यवसाय को दिल से करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता के लिए जात हुई। 1980 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने मेजर हैजर्ड कंट्रोल शीर्षक से एक नियमावली मैनुअल प्रकाशित की। यह उन प्रबंधकों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक है जो बाद में अपने अधीन कार्यरत उद्योगों में बढ़ी जोखिम नियंत्रण प्रणालियों लागू करना चाहते हैं। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने ऐसी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाव पर एक कार्य संहिता कोड ऑफ प्रैक्टिस भी प्रकाशित की। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के इस प्रयास से भारत सहित कई देशों ने बड़े उपयोगी कदम उठाए।
में प्रयास अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) के लिए भी उपयोगी थे, जिसने अपने बिजनेस चार्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स 5 एनवायरमेंट मैनेजमेंट, बिजनेस चार्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में अच्छे और स्थायी व्यवसाय पर बहसी के मूल मुद्दों में पर्यावरणीय मानकों को ऊंचा उठा दिया। हरित समूहों के दायी के अंतर्गत अधिकतर प्रदूषण वाले उद्योगों को या तो बंद होना पड़ा अथवा उन्होंने पर्यावरण संबंधी सूखा औद्योगिकी प्रक्रियाओं को अपना लिया। हरित समर्थक कार्यकर्ताओं ने इन कंपनियों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया और नॉट इन माई बैकयार्ड निम्बी आंदोलन तथा पर्यावरणविदों के सहयोग और अमिक आंदोलनों ने भी 1970 के दशक में उन सक्रिय उद्योगों को पीछे मुड़ने के लिए प्रेरित किया जो अपने वापस सेटिंग व्यय को अनुकूल सक्रिय पर्यावरण नीतियों में बदलने के मार्गों की तलाश करने लगे थे। 15.3 व्यवसाय की पर्यावरणीय चुनौतियों। पर्यावरण की अनुकूल बनाने की कोशिश करने वाले व्यवसाय के लिए 3 चुनौतियां उत्पन्न हुई। व्यवसाय के लिए विकास का क्या विधा। 2. यदि है हरित योजना का पालन करती है तो व्यवसाय पर प्रभाव कैसे पड़ा। 3. व्यावसायिक प्रबंधन पर्यावरण के साथ भी अनुकूल हो सकता है। 7वां विकारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम (UNEP) के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी केंद्र इंटरनेशनल एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी सेंटर (IETC) का केंद्र बिंदु है। एक पर्यावरणीय मजबूत व्यावसायिक प्रौद्योगिकी 1982 की पर्यावरण और विकास पर हुई संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की कार्यसूची 21 में वर्णित रत्तत्व विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करती है। हरित व्यवसाय के लिए यह प्रयास आरंभ करते समय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विकासशील और परिवर्तन की अवस्था से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं में सही अथवा अच्छी पर्यावरणीय तकनीकों एनवायरमेंटली साउंड टेक्निक्स (ESTs) के उपयोगों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसमें हरित और स्वच्छ तकनीकें उपलब्ध करना, चिंताओं का परस्पर आदान प्रदान करना और उनकी पहचान करना, अपनाने और उपयोग करने के लिए एक सार्वभौमिक कमला का निर्माण करना शामिल है। इस प्रकार हरित और स्वच्छ प्रक्रियाओं ने नए बाजार खोल दिए। पुनः उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन, विज्ञापन पारने लेखा निरीक्षक, आपदा तकनीक कानूनी फर्म नई ईंधन प्रणालियों पर आधारित परिवहन और वाहन प्रणालियों में पर्यावरण को 1990 के दशक के शीर्ष बाजार को तर्कसंगत बना दिया। नए उत्पादों जैसे मिसारहित पेट्रोल सी फॉस्फेट रहित अपमार्जक बोलीन अनुकूल प्रशीतन और CFC गुण रहित इत्र उद्योग ने इन उद्योगों को संतुमा बाजारों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान किया। कई व्यवसाय प्रबंधकों का मानना है कि पर्यावरण उनकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को कम कर सकता है। इसे यहाँ पर कई उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्ष 1980 में तुर्की में एजियन तट पर स्थानीय उद्योग संदूषित जल समुद्र में बहा रहे थे। जब समुद्री जल अत्यधिक विषैला हो गया तब स्थानीय सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से जल शोधन संयंत्र बनाने आरंभ किए और इसे उतरकर्ती शोधन कार्यों तक परिसीमित कर दिया, जबकि आर्मिक जल शोधन कार्य स्वयं संयंत्रों द्वारा किया जाता था। इन अस्वच्छ फर्मों को अपने परिसरों में ये संयंत्र स्थापित करने के लिए ऋण लेने पड़े। जब यह सिद्ध हो गया कि उन फर्मों को कोई समस्या नहीं हुई जिनके उत्पाद किंचित संदूषित थे, तो इससे छोटे और अत्यधिक विषैले व्यवसायों के सामने बड़ी भारी चुनौती प्रस्तुत हो गई, जैसे चर्मशोधनशालाएं, जिनमें यदि प्रौद्योगिकीय परिवर्तन नहीं किया गया तो उन्हें बंद करना पड़ सकता है। अन्य उदाहरण है लुगदी और कागज, खाद्य संसाधन, लौह और इस्पात, एल्यूमिनियम, रसायन, सीमेंट, थर्मल कर्जा संयंत्र और विद्युत उपकरण उद्योगों में पुनः फिटिंग करने और उपरकर परिवर्तन की बड़ी लागत पड़ेगी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए एक आयगन लियोनार्ड 1968 में दर्शाए अनुसार मूल संयंत्र की 5 से 15% तक हो सकती है। इसके विपरीत एक अमेरिकी कंपनी 3M3 में 1970 के दशक के उत्तरार्ध में 3P कार्यक्रम प्रदूषण बचाव लाभ पोल्यूशन प्रिवेंशन पेस प्रस्तुत किया। कुछ आभिक वर्षों में इसके द्वारा संभाली गई 2500 से अधिक परियोजनाओं में 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कमाई की। इस तरह भारत में मेल बेल ने ऊर्जा बचाओ अभियान के लिए इसके उत्पादकता आंदोलन के कारण 2 वर्ष में विद्युत खपत के 2.5 करोड़ से अधिक रुपयों की बचत हुई। इंग्लैंड की एक अन्य साझेदार कंपनी बैक्सी ने एक बुआइमर के कचरे के प्रयोग और न रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ फाउंड्री दूध के द्वारा इसकी निवेश लागत को 3 मास में ही अर्जित करने में सहायता प्रदान की और में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अच्छे पर्यावरण प्रबंधन गुड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का पुरस्कार जीता और यूरोपीय समुदायों के आयोग कमीशन ऑफ यूरोपियन कम्युनिटीज प्रपत्र भी प्राप्त किया। ओजोन परत क्षीण ओजोन डिप्लीशन होने का मामला व्यवसाय पर्यावरण सहस्तित्व का विशिष्ट मामला है। क्लोरोप्लूरोकार्बन CFC और हेलोजन रसायन समराप महल स्ट्राटोस्फेयर में ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने कसरी फसूरी कार्बन उत्पादन में चरणबद्ध तरीके से कमी करने और वर्ष 2000 तक पूरी तरह समाप्त करने का आह्वान किया था, जिसकी अब समय सीमा बढ़ा दी गई है। प्रोटोकॉल ने इसे समाप्त करने के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए संश्लिष्ट और विद्युत ऊष्मारोधी पैकिंग स्वरूपों तथा अग्निशामकों के रूप में फेंक मारने वाले घटकों की वैकल्पिक प्रणालियों तलाश करने की काफी गुंजाइश छोड़ दी है।
जी कंपनियों वैकल्पिक समाधान ढूंढने में सफल रहेंगी, उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा और उनके आगे बढ़ने की काफी संभावना होगी। पर्यावरण को विकृत करने की लागत व्यवसाय की लागत की कई तरीके से बढ़ा देती है। चित्र संख्या 1 में पर्यावरण क्षति का चक्र उत्पादन लागत और इससे उद्यम के लाभ पर पड़ने वाला प्रभाव दर्शाता है कि जैसे ही पर्यावरण की बात होती है, संशोधनों का दोहन बढ़ जाता है, जिसमें उनका अधिक उपयोग होना तथा भूमि और जलीय स्रोतों की अधिक हत्या और प्रदूषण अधिक होना शामिल है। इससे जब नदियां, वायु और भूमि प्रदूषण को प्राकृतिक तरीके से समाया करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो भूमि की उत्पादक क्षमता कम ही जाती है। उद्योगों को तब और अधिक वन लगाना पड़ता है, क्योंकि वनिता अधिक गहराई में चले जाते हैं, पाल दुर्लभ हो जाता है और अपशिष्ट को समाप्त करना और अधिक खर्चीला हो जाता है। जैसे जैसे कारा माल कम हो जाता है, तो हो सकता है उसे दूरदराज के क्षेत्रों से जाना पड़े, जिससे परिवहन लागत बढ़ जाती है। चूंकि ये पद्धतियों लोगों को हानि पहुंचा सकती है, अथवा व्यावसायिक प्रक्रियाओं पर मुकदमेबाजी हो सकती है और अदालतों के चामे लाभ समाप्त हो सकता है। इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे ये बीजें महंगी हो जाती हैं और लोग कम खरीदने लगते हैं। एक आक्रामक अभियान चलाना होगा कि जैसे यह उत्पाद विशिष्ट है और हो सकता है कि पर्यावरणीय के कारण आधुनिक नागरिक इसे क्रय करने के लिए आकर्षित होने लगे, जो नैतिक दृष्टि से भी अथाह है। प्राणियों की जागधन वाले जतमद, अत्यधिक रसायनों का प्रयोग करने वाले कृषि उत्पाद, खतरनाक प्रदूषण का गंदा रिकॉर्ड रखने वाले थर्मल ऊर्जा संयंत्र और कैटालिटिक कन्वर्टर परिवर्तक कैटालिटिक कन्वर्टर या ईंधन दक्षता रहित वाहन वास्तव में आधुनिक ग्राहकों को आकर्षित नहीं करते। पर्यावरणीय क्षति समाज को निर्धन और आश्रित बना देती है और ऐसे दिनहीन समाज में कोई व्यवसाय प्रगति नहीं कर सकता। नहीं जावा लोगों की सीध आमदनी डिस्पोजेबल इनकम पर निर्भर करता है, जो व्यवसाय से जमताब से आती है। इस प्रकार वर्तमान दुनिया में पर्यावरण और व्यवसाय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विचार करता है ये व्यवसाय सामाजिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वास्तव में पारिस्थितिकी और सामाजिक भावों अपेक्षाओं के साथ कार्य करते हैं। कभी कभी इन्हें उपर्युक्त प्रौद्योगिकी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि ये संसाधनों, क्षमताओं और उपभोग के रूप में स्थानीय रूप से उपलब्ध किसी भी चीज का उपभोग और पुनःकृत करने के द्वारा स्थानीय समुदायों की आवश्यकताएं पूरी करती है। फिर भी उपयुक्त प्रौद्योगिकी व्यवसाय की हरित करने की एक विचारधारा मात्र है, क्योंकि हरित व्यवसाय प्रौद्योगिकी उपयोगों की उपयुक्तता से कहीं अधिक व्यापक है। सही पर्यावरणीय व्यवसाय के लिए स्वयं विचारधारा तथा नियंत्रणात्मक संरचना भी आवश्यकता है, जो नवीनता और उत्तरदायित्व दोनों का घोषण करती है। राष्ट्रीय सरकारों पर अधिक निर्भर करता है, क्योंकि उन्हें ऐसी नीतियों लागू करनी है जिनसे लागत कम हो और आधी पर्यावरण संबंधी प्रौद्योगिकी की मांग बढ़े। 15.4 अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों की विशेषताएं। अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी (EST) में प्रौद्योगिकियों होती है, जिनमें अन्य प्रौद्योगिकियों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से परिष्कृत पर्यावरणीय दक्षताओं की संभावना रहती है। ये केवल प्रौद्योगिकियों ही नहीं होती, अपितु इन्हें उन संपूर्ण पद्धतियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें ज्ञान, वस्तुएं, सेवाएं तथा संगठनात्मक और प्रबंधात्मक प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। सही पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों को परिभाषित करने वाली विशेषताएं निम्नलिखित है। शून्य अपशिष्ट, शून्य प्रदूषण, श्रमिकों का शून्य स्वास्थ्य जो, कम कर्जा खपत, अक्ष संसाधनों का उपयोग। कार्यसूची 21 के अनुसार रातक विकास प्राप्त करने के लिए क्षमता बढ़ाने हेतु विशेष रूप से विकासशील देशों में नई और गुरुयक्ष प्रौद्योगिकी आवश्यक होगी, ताकि वे विश्व अर्थव्यवस्था की संभाल सकें, पर्यावरण की हाँ कर सकें और गरीबी और मानव कष्टी को कम कर सकें। स्वाभाविक है कि इन कार्यों के लिए वर्तमान में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का सुधार करना और जब उपयुक्त हो तो अधिक सुगम और अधिक पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी से बदलना आवश्यक है। सही पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी की परिभाषा कार्यसूची 21 में दी गई है, जो दून 30 है। कार्यसूची का अध्याय 34 सही पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों को उन प्रौद्योगिकियों को रूप में धरिमाणित कराता है जो पर्यावरण की सखा करती ही, कम प्रदूषण फैलाती हो, संसाधनों को बनाए रखने के तरीके से उपयोग करती ही, अपशिष्ट और उत्पादों को पुनःचक्रित करती हो अथवा उन्हें पुनः उपयोग लायक बनाती हो। व्यवसाय का हरित होना उद्योग या उत्पादन की प्रक्रियाओं के क्षेत्र पर निर्भर करता है। बुटले आयोग की रिपोर्ट ने कुछ क्षेत्रों को प्रमुख प्रदूषक क्षेत्र कहा है, जैसे कागज और लुगदी, लौह और इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण, स्वचालित वाहन, गैर लौह धातुएं, नॉन फेरस मेटल, रसायन और विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र। WCED 1987 तालिका पर्यावरण को चुनौती देने वाले क्षेत्रों के मार्ग संबंध दर्शाती है।
पालिका एक वित्र कुछ विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों का पर्यावरण चुनौती अवलोकन और पर्यावरणीय प्रभाव आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन OECD 1991 पृष्ठ 189। किसी उद्यम उद्योग की पर्यावरणीय अनुस के द्वारा प्रयुक्त निर्माण प्रक्रियाओं से ही नहीं अपितु उसके तैयार उत्पादों से भी निर्धारित की जाती है। पुनः चक्रणीय और पुनर्विनीकरणीय पदार्थों से निर्मित उत्पाद कम ऊर्जा खर्च करने वाले होते हैं। कार निर्माण करने वाले ऐसे वाहन उद्योग जी प्रदूषण रोधी और अपशिष्ट रोधी नियमों सहित कम ऊर्जा लागत वाले हैं, अन्य कमानिधों से अधिक सफल हैं। मागती की लोकप्रियता में वृद्धि उससे ऐसे उत्पादन से हुई है। इसमें परिष्कृत ईंधन का विलायन कम वजन और वायु प्रतिरोध गेटलिफ्टर प्रौद्योगिकी के द्वारा कम आसर्जन और पुनः काम में आने वाली सामग्री का आंशिक उपयोग करना भी शामिल है। पोर्टर के सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कठोर पर्यावरणीय मानकों वाले देशों के अधिक सफल होने की संभावना है। उदाहरण के लिए जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और स्वीडन में पोर्टर के सिद्धांत की पुष्टि करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उन्नति और स्थिरता दर्शाई है। पोर्टर ए 1990 द कम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशन ना द कम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू 68 संख्या 2 मार्च अप्रैल पृष्ठ 73 से 93। स्वामवर शुमाकर ने अपनी स्मॉल इन ब्यूटीफुल में एक पर्यावरणीय अनुकूल प्रणाली के रूप में उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विचार प्रस्तुत किया है। यद्यपि विकासशील और निर्धन देशों में इसके कार्यान्वयन के बारे में कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं, तो निश्चित रूप से यह पर्यावरण और उसके संसाधनों की रक्षा करती है। उपयुक्त प्रौद्योगिकी लघु क्षेत्र उपयोगों और अधिक जनसंख्या वाले देशों में प्रायः अधिक अमिकवादी हैं और उपयोगी सेवाएं प्रदान करती हैं। यह पर्यावरण अनुकूल है क्योंकि उसके साथ संबंध बनाकर आगे बढ़ती है। ग्रिनिकन ग्रिफिदा 1985 उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अन्य प्रौद्योगिकी कर्मों से अलग करता है। उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के प्रौद्योगिकियों है जी अपने पास पड़ोस के अधिक अनुकूल है और उसमें न्यूनतम गड़बड़ करती है और पर्यावरण की स्वतः पुनः भरपाई होना सुनिश्चित करने के लिए आवधिक मितव्ययी उपयोग की जाती है। प्रौद्योगिकी नियंत्रण से अवसर उत्पन्न करने पर अधिकतम और दिया जाता है। तदनुरूप प्रौद्योगिकियों से चाबी संभावनाओं को अधिकतम बनाने पर जोर दिया जाता है। नियंत्रित प्रौद्योगिकियों से वर्तमान कौड़ी के लिए अधिकतम दक्षता पर उच्च लाभांश रखा जाता है। तदनुरूप प्रौद्योगिकियों के साथ एक उच्च महत्व भारी वीडियो के लिए एक स्थायी निधि बनाए रखने पर जोर दिया गया है। प्रौद्योगिकी के अनुरूप विचारधारा इस धारणा से आरंभ होती है कि प्रत्येक चीज परस्पर संबंधित है और अपने अस्तित्व के लिए परस्पर आश्रित रहती है और प्राकृतिक दुनिया में स्थित असंख्य संबंधी की न्यूनतम क्षति करने के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। 15.5 अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी के अनुकूलन को प्रभावित करने वाले घटक। हरित व्यवसाय योजना को अपनाना मूल विकास में अंतर्निहित है क्योंकि मानवता के प्रति इसकी संवेदनशीलता विश्व के धनी और निर्धन दोनों क्षेत्रों में पाई गई है। अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज ESTs के वचन में मुख्य तत्व सामाजिक संगठनात्मक और कानूनी व्यवस्थाओं के विकास में सहायता मिलती है। आने वाले युग में पर्यावरण की स्थिति मुख्यतः आज चयन की गई प्रौद्योगिकियों द्वारा निर्धारित होती है। इसलिए वातावरण के आसमान किनारे पर स्थित बांगान संसार की अपनी स्थायी प्रगति केवल अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों EST आजमाने पर ही निर्भर करती है। कुछ तथ्य प्रक्रियाओं के अपनाने पर गहन प्रभाव डालते हैं में है। एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सहयोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कोऑपरेशन प्रौद्योगिकी और सूचना के प्रसार में सहायता करता है। यह शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है और यह निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। संतुष्ट UNDP अंकटैड नई राष्ट्रीय कंपनी ट्रांसनेशनल कंपनीज अपने कार्यों को स्थानांतरित करने या निर्माण में संयुक्त सहयोग में शामिल होकर तकनीकी सुयंमी का हस्तांतरण करा रही है, लेकिन इसे सामान्य आजम का एक हिस्सा मान्यता कॉपीराइट ऐपी अनेक लोगों की श्रीमत पर सांगों को प्रतिस्पर्धात्मक भाषा प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं जिन्हें पर्यावरणीय विकार पर निबंध करने में इसकी आवश्यकता होगी। 2. दक्षता विकास स्किल डेवलपमेंट जोगों और उनकी स्वयंसेवी ने निरंतर बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के प्रति स्वयं को अनुकूलित किया है। निर्धन और संक्रमणशील ट्रांजिशनल देशों की कमवा गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विकासात्मक विकल्यों डेवलपमेंटल ऑल्टरनेटिव्स IDRC-DFID के द्वारा क्षमता निर्माण में स्थानीय सरकार संत्यानों और भागीदारों व्यावसायिक संगठनों और ग्राहकों आदि के माध्यम से स्थानीय पहलकर्ताओं द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायता प्रदान की। इनमें से अधिकतर कार्यक्रमों को रोजगार जापन करने वाले या गहनीय कार्य अरुमुखी होना पड़ेगा। 3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश इन्वेस्टमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देशों का अनुसंधान और विकास में वास्तव में एकाधिकार है।
इससे ज्ञान नॉलेज ओनर्स और छान पाने वाली नॉलेज सीकर्स के बीच की खाई और चौड़ी की गई है, तो श्री विकसित देशों की अधिकतर अमरवाय विकासशील देशों में रहने वाले लोगों के कारण है। अंतर्राष्ट्रीय अनुराधान और विकास प्राय इतना अधिक बरामान रूप से वितरित है कि निर्धन देशों को वास्तव में देशों के जी समूह से विकास के आयात पैकेजों पर निर्भर रहना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पर्याप्त धन के साथ स्वदेशी अनुसंधान कार्यक्रमों में अनुसंधान के द्वारा इस समस्या के समाधान में सहायता मिल सकती है। 4 नियंत्रणात्मक प्रणालियों और स्वयंसेवी भागीदारी रेगुलेटरी सिस्टम्स एंड वॉलंटरी पार्टनरशिप्स। इस तथ्य की तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया गया है कि बाजारोन्मुखी स्वयंसेवी वे प्रयास ही जो लचीले ही और संभावित भागीदारों का जान सुनिश्चित करते हों, लागत कम करते ही और स्थानीय सूचनाओं और भागीदारों को सक्रिय करते हों, अक्षी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन में मजबूत स्थिति में होते हैं। मध्य प्रदेश के अर्थ विकसित क्षेत्र बुंदेलखंड में बनाया जा रहा काराहाट कार्यक्रम PAR फ्लाट प्रोग्रामियम एक ऐसा ही उदाहरण है जिसमें स्थानीय क्षेत्र के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों के साथ भागीदारी करने के माध्यम से ग्रामीणों की सहायता की जा रही है। ज्ञानदूत कार्यक्रमों ज्ञानदूत प्रोग्राम्स की विनियमन संरचना काराहाट को जिला प्रशासन और जनजातीय आबादी के व्यवसायता समूहों के साथ भागीदारी में अधिक स्वीकार्य रूप से कार्य करने में सक्षम बना रही है। भारत को अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों को क्यों मानना चाहिए? भारत एक अरब की आबादी में 300.000 वर्ग की में फैली 4 लाख से अधिक भालय बरियों में ऊर्जा प्रदान करने की बड़ी चुनौती का सामना करता है। यह आबादी अभी भी बढ़ रही है और अगले 40 से 50 वर्षों के आसपास लगभग 1 अरब होने की आशा है। यह कार्य निम्न जीवन स्तरों के कारण बाध्यक जटिल है, क्योंकि अगर प्रतिशत अप्रतिदिन की क्रय शक्ति दरों परचेसिंग पावर पार्टी को भी रेखा से नीचे रहती है। उनकी कम क्रय शक्ति के कारण प्रति व्यक्ति और चिकेर काफी कम है। भारत को निरंतर और अभिकेंद्रित अनुसंधान और विकास प्रयास विश्वदलीय बहती आर्थिक कुल के सक्षम सामाजिक अस्वीकार्य और रणीय बच्ची ऊर्जा और संसाधनों को उपलब्ध कराने के माध्यम से नई और निवारणीय काम करने की आवश्यकता है। 15.6 पर्यावरणीय मानकीकरण। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और निवेश संबंधी मार्गदर्शन को पर्यावरणीय मानकों के बारे में सार्वभौमिक स्वीकृति या समझौते की संरचना पर आधारित होना पड़ा है। मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन व्यवसाय की योजना बनाती समय पर्यावरणीय अपेक्षाओं की शामिल करने में सहायता करता है। सामाजिक और सार्वभौमिक नीति संबंधी विषयों जैसे पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुपरिभाषित अनाराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत और सुव्यवस्थित गाना समाज की सकारात्मक रचना करते हैं। जैसे कुछ मानकीकरण विश्व के सबसे बड़े मानक निर्माता अनाराष्ट्रीय मानकीकरण समयन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाए गए हैं। पत्ती अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्य कार्य तकनीकी गानक बताना है। फिर श्री अनाराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के मानकों का महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक रूप से बलिया प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनका उत्पादन और वितरण की बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए न कंचल अभियंताओं और चरपायकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अपितु संपूर्ण समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन मानक विकास तथा उत्पादों की सेवाओं के निर्माण और आपूर्ति को अधिक दक्ष तथा सुरक्षित एवं स्वच्छ बनाने में योगदान करते हैं। ये देशों के बीच पार को साइज और न्यायपूर्ण बनाते हैं। ये सरकारों को स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी कानून के लिए तकनीकी आधार प्रदान करते हैं। ये विकासशील देशों को तकनीक सातर में सहायता प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के मानक प्रायः उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा का कार्य करते हैं तथा उनके जीवन को सहज बनाने के साथ साथ उत्पादों और सेवाओं की सुरक्षा भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन एक गैर सरकारी संगठन है। यह 156 देशों का प्रति देश एक सदस्य के आधार पर राष्ट्रीय मानक संगठनों का नेटवर्क है। इसका केंद्रीय सचिवालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, जो संपूर्ण व्यवस्था का समन्वय करता है। इसका आधार है समान स्थान इक्वल फुटिंग। समी भागीदार राज्यों का स्थान एक समान है। इसका अर्थ है कि प्रभुता संपन्न राज्यों के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए आंतरिक लोकतंत्र है। स्वेच्छा कार्यान्वयन वॉलंटरी इंप्लीमेंटेशन। मानकों का कार्यान्वयन और स्वीकार करना अपनी इच्छा से होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के पास इन्हें लागू करवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। बाजार द्वारा संचालन मार्केट ड्रिवन या बाजार की इच्छानुसार कार्य होना। मानकीकरण का आधार सर्वसम्मति होना चाहिए और उसको थोपने से बचना चाहिए। विश्वव्यापी नेटवर्क वर्ल्ड वाइड नेटवर्क वर्तमान में लगभग 2000 अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, तकनीकी समूह, तकनीकी समिति, उपसमितियों और कार्यकारी समूह आदि है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन मानक बनाने के लिए प्रति वर्ष लगभग 50,000 विशेषज्ञ हिस्सा लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन मानक प्रौद्योगिकी हार होते हैं। विशेषज्ञ से विकासशील देश अपने दुर्लभ संसाधनों के कारण ज्ञान के इन खजाने में लाभ उठाते हैं।
अनाराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन 9001509000 और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन 14015014000 वर्ग के मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के अब सर्वाधिक ज्ञात मानक है। 1509000 पर व्यापार संबंधी व्यवहार में गुणवत्ता अपेक्षकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ बन गया है। 143 से अधिक देशों में 5 लाख से अधिक संगठन ISO 9001 को लागू कर रहे हैं, जो ग्राहक को पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया और उत्पाद और सेवा वितरण में गुणवत्ता प्रबंधन का एक नेटवर्क प्रदान करता है। ISO 14000 पर्यावरणीय प्रबंध प्रणालियां सभी प्रकार के संगठनों की अपना पर्यावरणीय कार्य निष्पादन सुधारने में सहायता करता है और साथ में व्यावसायिक परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसका उद्देश्य संगठनों की अपनी पर्यावरणीय चुनौतियों को पूरा करने में संगठनों की सहायता करना है। इसका अभिप्राय है कि संगठन क्या कर सकता है। 1. अपने कार्यों के कारण पर्यावरण पर होने वाले कुप्रभावी को न्यूनतम। 2. अपने पर्यावरणीय कार्य निष्पादन में निरंतर सुधार। अधिकतर ISO मानक किसी विशिष्ट उत्पाद सामग्री या प्रक्रिया से संबद्ध होते हैं। फिर भी यही मानक ISO 9000 या 1501400 वर्ग में शामिल हो गया। जन मानकों को जेनेटिक प्रणाली मानक जेनेरिक मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स के रूप में विश्वव्यापी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। जैविक प्रबंधन छोटे या बड़े किसी भी संगठन पर लागू किया जा सकता है। इसमें यह भी शामिल है कि चाहे उत्पाद कुछ भी हो, चाहे उत्पाद गतिविधि के किसी क्षेत्र में वास्तविक सेवा हो और चाहे यह व्यावसायिक संगठन, सार्वजनिक प्रशासन या सरकारी विभाग हो, यह किसी भी ऐसे संगठन को आशावादी सहारा प्रदान करता है जो ISO 9000 ISO 14000 की अपेक्षाओं में शामिल किसी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना चाहता है। 1502010 का सार्वभौमिक दृष्टिकोण ग्लोबल विजन आर्थिक और सामाजिक कल्याण में योगदान करने वाले निम्नलिखित सिद्धांतों का वर्णन करता। सार्वभौमिक व्यापार को सहज बनाना, गुणवत्ता सुखाकक्षा, पर्यावरण और उपभोक्ता संरक्षण में सुधार करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का मुक्तिसंगत उपभोग करना, प्रौद्योगिकियों और बच्ची परंपराओं का सार्वभौमिक निर्धारण। भारत की सर्वाधिक हरित कंपनी, इंडियाज ग्रीनेस्ट कंपनी ऑर्चिड आज भारत में उन कुछ औषधि कंपनियों में से एक है जो पर्यावरण प्रबंधन पर सुरक्षित और प्रगतिशील नीति रखती है। कंपनी ने एक विश्वस्तरीय अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसे भारतीय औषधि उद्योग में प्रदर्शन मंजूषा के रूप में माना जाता है। ऑर्चिड ने भारत में शून्य अपशिष्ट औषधि निर्माण को आरंभ किया है। कंपनी के पास जो सुविधाएं हैं वे भारत में सबसे पहले और कुछ शून्य अपशिष्ट औषधि निर्माण की सुविधाओं में से एक है। अपनी बोस्ट पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणालियों और उनका विश्वास दिलाने के लिए ऑर्चिडा परिषद से वह 150140001 गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाली भारत में पहली कंपनी है, जिसे धान की हर कंपनी को लालसा होती है। ऑर्चिड ने चिमनी से निकलने काली गैस संघनन करने, निलायक पुनः संरचित करने और प्रसरण को उलटने के लिए परिष्कृत परीक्षानिकियों को भी एक साथ स्थापित किया। श्रीधर के पास अपनी निर्माण सुविधाओं के आसपास और निर्माण के अंदर बाकी गुणवत्ता मापने के लिए नवीनतम सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त एक मासन भी है। ऑर्चिड को औद्योगिक नेता माना जाता है। ऑर्चिड को भारत सरकार और विभिन्न उद्योगों और शीर्ष साथी द्वारा पर्यावरण और संघ के लिए गोल्डन स्टैंडर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है। 15.7 प्रबंधात्मक चुनौतियां। अधिक अनुकूल और अधिक पर्यावरण के अनुकूल पद्धति से फर्मों का प्रबंध करना हाल ही में प्रबंधक का दावी बन गया है। कुप्रबंधन वाली कंपनियों पर्यावरण के अनुकूल नहीं होती। दूसरी तरफ रमनात्मक, नवीनता और नए विचारों को प्रोत्साहित करने वाली कंपनियों व्यवसाय में आगे रहती हैं। हरियाली उत्थान अवसरों को स्थापित करने वाले एक प्रबंधक की भूमिका के सिद्धांत। नवंबर 1990 में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ICC में अपनाए गए बिजनेस चार्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वर्णित है। इसमें वर्णित कुकुर बुनियादी सिद्धांत है। एक उद्यम की प्राथमिकता, कॉर्पोरेट प्रायोरिटी, उच्चतम उद्यम प्राथमिकताओं में से पर्यावरण प्रबंधन को सतत विकास के निर्णायक के रूप में मान्यता प्रदान करना। इसका अभिप्राय है कि इसे अच्छी पर्यावरणीय पद्धति में अपने कार्य संचालन के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और परंपराओं को प्रोत्साहित करना होगा। 2. संगठित प्रबंधन, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, प्रत्येक व्यवसाय के सभी कार्यों में सभी परंपराएं तथा कार्यक्रम प्रबंध के अनिवार्य तत्व के रूप में अपनाए जाने चाहिए। इसमें उत्पादन परियोजना प्रबंध, बाजार प्रबंध, कार्मिक प्रबंध, अनुसंधान और विकास प्रबंध तथा वित्तीय प्रबंध करना शामिल है। 3. सुधार प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसमें उद्यम की नीतियां, कार्यक्रम और पर्यावरण संबंधी कार्य निष्पादन को शामिल किया जाएगा। इसके लिए आरंभिक बिंदु के रूप में सार्वभौमिक पर्यावरण मानकों के साथ अधिक अच्छी तरह संगठित होने के लिए तकनीकी विकासों, वैज्ञानिक समझ, उपभोक्ता आवश्यकताओं और कानूनी विनियमों के अनुसार सामुदायिक अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाएगा।
4 कार्मिक शिक्षा एम्प्लॉय एजुकेशन, अपने कार्यों को पर्यावरण अनुकूल पद्धति में कार्य करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित, प्रशिक्षित तथा शिक्षित करना शामिल है। 5 पूर्व मूल्यांकन प्रायर असेसमेंट, विकसी कार्य या परियोजना के आरंभ में तथा किसी सुविधा को बंद करने अथवा किसी स्थल को छोड़ने से पूर्व पर्यावरण संबंधी प्रभावों का मूल्यांकन करना। इसका उद्देश्य उद्यम योजना प्रणालियों में कठोर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA नियमों को शामिल करना है। 6 उत्पाद और सेवाएं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ऐसे चरपौर सेवाएं बनाना और प्रदान करना जिनका कोई अनुपियाडो और अपने अभीष्ट व्ययिंग में सुरक्षित हो। अपनी ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनी की खपत में कुशल ही और जिलों सुरक्षित रूप से पुनः चक्रित, पुनरुपयोग और नष्ट किया जा सके। 7 ग्राहक परामर्श कस्टमर एडवाइस, सलाह देना और जहां कहीं सार्थक ही पहापाह को और नाट करने के बारे में शिक्षित करना। 6 सुविधाएं और संचालन फैसिलिटीज एंड ऑपरेशंस, कामों और नवीनीकरणीय संसाधनों के दक्षतापूर्वक उपयोग का ध्यान कर सुविधाओं प्रक्रियाओं को विकार करना। 9 अनुसंधान रिसर्च, प्राणी माप कापादो प्रक्रिया और उयन से जुड़े अपशिष्टों का पर्यावरण पर पड़ने के प्रभावों के बारे में अनुसंधान करना, वासनेसायला करना। इससे किए गए कार्यों के विपरीत प्रभावों को न्यूनतम करने में जा मिलेगी। 10 सावधानी दृष्टिकोण प्रिकॉशनरी अप्रोच, पर्यावरण को क्षति से बचाने के लिए निर्माण, विपणन या जगादो अथवा सेवाओं को संशोधित करना या वैज्ञानिक और तकनीकी समक्ष के अनुरूप कार्य करना। 11 संविदाकार और पूर्तिकर्ता कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर्स, उद्यम की तरफ से कार्य करने वाले संविदाकारी द्वारा पर्यावरणीय सिद्धांतों को अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहित करना। 12 आपातकालीन तैयारी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, महत्वपूर्ण जोखिम रहने की स्थिति में जापात योजनाएं बनाना और उन्हें तैयार रखना। इसमें आपात सेवाओं संबंधित अधिकारियों और स्थानीय समुदायों के साथ परिधि से परे पड़ने वाले प्रभावों के लिए भी आपातकालीन तैयारी रखना शामिल है। 13 तकनीकी स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्य के लिए प्रोत्साहन आधारित नीतियों के माध्यम से अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों का प्रसार या स्थानांतरण करना। 14 सामान्य प्रयासों में योगदान कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कॉमन एफर्ट्स, सबके लिए कार्य अभियान चलाने के द्वारा पर्यावरणीय प्रबंध को लक्ष्य बनाने में समाज के सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षण संस्थाओं, सरकारी विभागों और निजी व्यवस्थाओं के साथ परस्पर कार्य व्यवहार करना शामिल है। 15 सरोकारों के प्रति खुला दिमाग रखना ओपन माइंडेडनेस टू कंसर्न्स, संभावित जोखिमों और विभिन्न प्रकार के कार्य संघालनों में कर्मचारियों और जनता के साथ संवाद करना तथा उनकी चिंताओं को अनुभव करते हुए उनका समाधान करना। 18 पालन और रिपोर्ट देना कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग, इसने पर्यावरणीय जांच और गणनाओं के माध्यम से तथा मानकों व वैधानिक अपेक्षाओं के अनुपालन से पर्यावरणीय कार्य निष्पादन का अनुमापन करना शामिल है। एक व्यवसाय को चलाने के व्यावहारिक कार्य में पर्यावरण प्रबंध के इन 16 सिद्धांतों का संगठन करने के लिए उद्यम को दीर्घकालिक व्यवसाय परिप्रेक्ष्य रखने की आवश्यकता है। यह केवल एक शुरुआत है कि विसे पर्यावरणीय चुनौतियों को प्रति अवसरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें बहुत कुछ होना प्रत्येक उद्यम प्रबंधकों के संवेदन स्तर पर निर्भर करेगा। उत्पादन कार्यक्रम की योजना 15.8 हरित उपभोगवाद, पर्यावरणीय सरोकारों जैसे उत्पादों, परीक्षण और उपयोगों के बारे में उपभोक्ता अधिकाधिक सजग हो रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक प्राथमिकता परिषद काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज की बेहतर विश्व के लिए क्रय करना शॉपिंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड एक मार्गदर्शिका प्रदान करती है। इंग्लैंड के ग्रीन कंज्यूमर्स मार्गदर्शिका की सर्वोत्तम डिग्री है। हरित जमभोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है, जी इस प्रकार है। लेबल लगाना लेबलिंग, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर कुछ लेबल लगे होते हैं जी ग्राहक को उत्पाद का निर्णय लेने में सहायता करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल ICC ने इस प्रणाली को संपूर्ण विश्व में लागू करने के लिए सार्वभौमिक मानदंड स्थापित करने के लिए अनेक सिद्धांतों का सुझाव दिया है। विज्ञापन एडवर्टाइजिंग, फ्रांस से कुछ देशों में विज्ञापन में पारिस्थितिकी तर्क देने के लिए नियम बनाने की पहल की है। कंपनियों द्वारा इनका पालन करना आवश्यक है। कई पर्यावरणीय समूहों जैसे शॉप ऑफ द वर्ष, फ्रेंड ऑफ द अर्थ, भूमि मित्र कंपनियों को ग्रीन कॉर्न ऑफ इरार, ग्रीन कॉर्न ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान करती है। पारिस्थितिको विपणन इयॉन मार्केटिंग, इसमें वितरण मध्यम शामिल है जो पर्यावरण स्वच्छता के साथ चलियों का विपणन करते हैं। इसमें उत्पादों का परिवहन, पैकिंग और बिक्री करना शामिल है। यहाँ राम जी कुछ कंपनियों की यह स्पष्टीकरण देने की कड़ा गया है कि वे अपने पुराने उर्माची को ग्रीन फेरा जिफ्टिंग प्रबंधन प्रणाली ग्रेस लिफ्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ बिक्री क्यों कर रही है। पर्यावरण समर्थक उपभोक्ता किति वयन संपूर्ण यतानी संपूर्ण गुणवत्तानी टोटल क्वालिटी कंट्रोल दृष्टिकोण खोजते हैं जो पर्यावरण मानवक अपनाने का एक उपयोगी तान बन गया है। इसे श्रमिकों श्री भागीदारी और प्रतिबद्धता, महिलाओं के संगठित विषय और जनता में उत्पाद के लिए स्वीकृति होने के साथ भी जोड़ा गया है। पारिस्थितिकी स्वरूप अथवा इको डिजाइन बीर चरपाद सेवा प्रणालियों प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम्स PSS
इकोजिलाइन उत्पाद और पर्यावरण तो बीच संबंध दर्शाता है, जबकि उत्पाद सेवा प्रणालियों उत्पादों और सेवाओं के विकसित होते विपणीय मिश्रणों का वर्णन करती है, जो संयुक्त रूप से पर्यावरण को कम प्रभावित करते हुए ग्राहकों की आवश्यकता पूरी करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अधिक स्थायी उत्पादों और सेवाओं के लिए मर्यादाओं नेटवर्कों और कार्यों को प्रोत्साहित करता है। इसके लिए ऐसी मजबूत और संगठित उपभोग और उत्पादन नीति भी लागू करने की आवश्यकता है, जो उत्पाद और प्रौद्योगिकी नवीनता को प्रेरित करेंगी तथा उपभोक्ताओं को कम संसाधनों कले ऐसे श्रेष्ठ उत्पादों और सेवाओं के द्वारा अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ बनाएंगी, जो कम प्रदूषण फैलाते हो और विश्वव्यापी सामाजिक प्रगति में योगदान करते। 15.9 पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA एक ऐसा उपाय है जो बड़ी गतिविधियों, नीति, योजना, कार्यक्रम या परियोजना से उत्पन्न उन प्रभावों के मूल्यांकन से सतत विकास को सुनिश्चित करता है, जिनका महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव होने की संभावना रहती है। यह पूर्वाभागी, भागीदार और व्यवस्थित प्रकृति वाला है तथा बहुआयामी सूचना पर आधारित है। 1987 में विश्व पर्यावरण आयोग वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट के बाद सतत विकास की संकल्पना आरंभ होने से पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन 100 से अधिक देशों की आवश्यकता बन गया है। सद्यपि भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आंकन 1978 से 79 के आसपास आरंभ हुआ, तो भी इसे 1994 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अनिवार्य बनाया गया है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य है: 1. परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों के गुण लक्षणों की घोषणा करना। 2. विपरीत प्रभावी को कम करने के तरीके और साधन तलाश करना। 3. परियोजनाओं का आकार और स्वरूप स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल होना। 4. निर्णयकर्ताओं के समक्ष पूर्वानुमान एवं विकल्प प्रस्तुत करना। किसी उद्यम की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में सारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए प्रस्तावक द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय शामिल कर स्वीकृति के लिए एजेंसी को प्रस्तुत द पीपल्स किया जाना चाहिए। यदि अनुमोदन हो जाता है तो एजेंसी के द्वारा एक पर्यावरणीय विवरण और स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में भारत में साइलेंट वैली परियोजना, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, पर्यावरण बनाम विकास, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट मुख्य विवाद का मुद्दा बन गया। प्रस्तावित परियोजना के अनुसार केरल के पालाघाट जिले में केटीपूजा नदी, कांतिपुर रिवर पर बनाया जाना था। इसमें विद्युत उत्पादन के लिए घाटी की आकर्षक बनाते हुए नदी के जल को 857 मीटर ऊंचाई में गिराना था। परियोजना लागू करने वालों का दावा था कि यह 240 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेंगी तथा इससे 10,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी तथा 2,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यावरणविदों ने जोर दिया कि पश्चिमी घाटों पर बचे हुए कुछ वर्षा वाले जंगलों में से एक अपरिष्कृत है। घाटी भी वैसी ही रहनी चाहिए क्योंकि शांत घाटी विश्व की सबसे घनी जैविक जीन संबंधी विरासतों में से एक थी। शांत घाटी को पनबिजली परियोजना में परिवर्तित करने से राज्य और राज्य से बाहर भी विपरीत प्रभावी में पहला था वन कटाई से जलवायु अवस्थाओं पर प्रभाव पड़ना, जिससे राज्य में मानसून काल में वर्षा का उचित हिस्सा नहीं मिलता है। दूसरे, औषधियों, कीट नियंत्रण में अनुसंधान करने, आर्थिक लाभ वाले अन्य बहुउद्देशीय पौधों का यूनोत्पादन करने के लिए जंगलों का संरक्षण आवश्यक था। और तीसरे, वन कटाई से प्रकृति के संतुलन में विकार आना निश्चित था, क्योंकि जंगल के बीच में एक तरफ कृषि भूमि है और अन्य प्रकार की भूमियों दूसरी तरफ है। शांतयाति को बचाने में वैधानिक नौतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर्यावरणविदों की सफलता कई तायों के एक साथ मिलाने से हुई, जिसमें शामिल थे केरल शास्त्र साहित्य परिषद, केरला शस्त्रा साहित्य परिषद KSSP द्वारा संचालित आधारभूता बुनियादी स्तर पर आंदोलन, कई गैर सरकारी संगठनों और सरकार में तथा सरकार से बाहर प्रभावशाली पर्यावरणविदों द्वारा सघन गुटबंदी, इंटॉन्स लॉबिंग और तत्कालीन प्रधानमंत्री पर अंतर्राष्ट्रीय दबावों के प्रयास। इन दोनों संगठनों को मुंबई की शांत घाटी बचाओ समिति सेव साइलेंट वैली से नैतिक और भौतिक सहायता मिली। इसके पीछे विश्व वन्य जीवन कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बम्बई प्राकृतिक इतिहास समिति, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS और बम्बई बाओ समिति सेव बॉम्बे कमेटी का भी समर्थन और सहारा था। अनेक अंतर्राष्ट्रीय निकायों से सलाह की गई और उनमें से कुछ जैसे स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने इस परियोजना को रद्द करने की अपील की। अपने ही देश में तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हुई घटनाएं परियोजना का कार्य रोकने के लिए काफी था। बाद में सिफारिश की गई कि यह क्षेत्र जीवमंडल भंडार बायोस्फीयर रिजर्व वर्मा जंगल में परिवर्तित किया जाए। 15.10 पर्यावरणीय गणना। पर्यावरणीय गणना एनवायरमेंटल अकाउंटिंग एक पर्यावरणीय संसाधन की आर्थिक और मानवीय नियमों के अनुसार गणना करने के बारे में है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रीय गणना पर एक हैंडबुक ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग, इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग ACHA प्रकाशित की। यह गैबुक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा पर्यावरण की आर्थिक गणना पर आनी अन्य राष्ट्रीय कार्यशालाओं में हुई चर्यासों का निष्कर्ष था।
विश्व के कई विकसित और विकासशील देशों ने इस पुस्तक में दिए गए सुझावों के अनुसार इन गणनात्मक प्रक्रियाओं पर प्रयोग आरंभ किए। 1994 में इना संदर्भ में कार्य करने वाले लोगों का एक समूह लयन बुक ऑफ नॉमिकल अकाउंटिंग लंदन ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की स्थापना हुई। यह समूह पूरी तरह विकसित हो जाता है तो आशा की जा सकती है कि व्यावसायिक उद्यम को पर्यावरण के अनुकूल संवेदन पद्धति के अनुसार प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभानी है, क्योंकि आर्थिक छूट और संसाधन उपयोग के स्वरूप का मानक मूल्य होगा जो सबको समझ में आएगा। फिर भी यह अत्यधिक कठिन कार्यों में से एक है जो मुख्यतः स्थानीय निवासियों, वनवासियों और उपभोक्ताओं के सहयोग पर निर्भर करता है। फिर भी यह विचार स्वीकार किया जाता है कि कंपनी की संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, पारिस्थितिकी दक्षता, सतत विकास और पर्यावरणीय रिपोर्ट बनाने में सहायता के लिए सही सूचनाओं का आदान प्रदान होना आवश्यकता है। एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग पैकेज एनरैप पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन गणनात्मक पैकेज गणना संरचना इस भूमिका पर आधारित है कि एक आर्थिक खाते में वे सभी इनपुट और आउटपुट घटक शामिल किए जाने चाहिए जो एक साथ आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इनपुट और आउटपुट के अधिक होने के लिए उनका बाजार मूल्य पर होना आवश्यक शर्त है, अपितु वे यदि उनका गैरशून्य मूल्य वर्ग में विपणन किया जाता है कि चन का दुर्लभ होना ही काफी है। प्राकृतिक पर्यावरण विपणन न होने वाला एक बड़ा खोद तो है, परंतु आर्थिक रूप से दुर्लभ इनपुट एवं आउटपुट है। पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन गणनात्मक पैकेज अनिवार्यतः गैर विपणन वाली स्पष्ट है कि पर्यावरणीय पूंजी की इनपुट और आउटपुट सेवाओं को शामिल करने के लिए पारंपरिक आर्थिक गणना संरचनाओं पर लागू होती है। पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन गणनात्मक पैकेज द्वारा रामी आर्थिक इनपुट और आउटपुट घटकों की संपूर्ण गणनाओं पर जोर देने का कारण यह है कि पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन गणनात्मक पैकेज मूल्य नीति का एक उपकरण है। नीति से हमारा अभिप्राय जन सरकारी कार्यों से है जिनका उद्देश्य व्यवस्था आउटपुटों की मात्रा, संरचना और वितरण में संशोधन करना है। आर्थिक नीति का एकमात्र उत्पादन उन आर्थिक आउटपुटों का सार, संरचना और वितरण तलाश करना है जो एक यक्ष और उचित पद्धति से सहमत सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त किए जाते हैं। यद्यपि पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन गणनात्मक पैकेज को पर्यावरण खातों की प्रसिद्ध व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह पर्यावरणीय या गैर पर्यावरणीय सभी आर्थिक इनपुटों और आउटपुटों को शामिल करने का प्रावधान करता है, अतः यह पर्यावरण नीति के उपकरण से अधिक है। यह एक अधिक सामान्य आर्थिक नीति का भी उपकरण है। यद्यपि पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन गणनात्मक पैकेज के लिए मुख्य प्रेरणा इसकी नीति या विशेष रूप से इसकी प्रबंधन भूमिका में है, तो भी यह पर्यावरणीय प्रबंधन पारंपरिक वित्तीय पूंजी और पर्यावरणीय पूंजी दोनों की सेवाओं को शामिल करने का आधार होने से पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन गणनात्मक पैकेज को सैद्धांतिक रूप से सही निष्पादन या आर्थिक ज्ञान में प्रस्तुत गणना मानदंड के समका बनाता है। 15.11 पर्यावरणीय जांच बाजार में पर्यावरणीय स्तर सुधारने तथा व्यवसाय योजनाओं की अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए वाय पर्यावसान जांच एक सर्वाधिक प्रभाव उपाय बनता जा रहा है। इस लीग में दोहननी आंतरिक प्रणाली शामिल की जाती है। क्या प्रणाली व्यवस्था को एक योजनाबद्ध पीवी से उपयोग किया गया है? क्या व्यवस्था प्रणाली व्यवहार में वास्तविक रूप से कार्य करती है? यह इसको निश्चित करने में सहायता करती है कि क्या पर्यावरण एक विचार है जी कंपनी द्वारा विश्वास किया जाता है या केवल दिखावटी प्रचार का हिस्सा है। यह पर्यावरण के नियमों का अनुपालन की स्थिति जानने में भी सहायता करता है।